नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों में बीजेपी ने बम्पर प्रदर्शन करके एक बार फिर विपक्षी पार्टियों को धराशायी किया है। उसके बाद ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अपने मिशन 80 यानी उत्तर प्रदेश की तमाम लोकसभा की 80 सीटों को जीतने की तरफ बढ़ रही है, या फिर विपक्षी दलों के पास अब भी कोई रास्ता बचा हुआ है कि अगले 7-8 महीने में वो कोई नई रणनीति बनाकर इस चुनावी राजनीति के इस खेल में वापसी कर सकें। बड़ा सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव और मायावती में से किसकी बड़ी हार हुई है। अगर सीटों पर नजर डालेंगे तो अखिलेश यादव कमोबेश नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका अध्यक्षों के सीटों में कमोबेश वो अपने 2017 के आंकड़े पर हैं। उन्होंने मेयर की सीट एक भी नहीं जीती थी 2017 में और इस बार भी नहीं जीती है। पंचायत अध्यक्ष और पालिका अध्यक्ष में भी वो कमोबेश अपने पुराने आंकड़े पर है। कुछ 2-3 सीटों का, 4 सीटों का उन्हें घाटा हुआ है, लेकिन मायावती मेयर की दोनों सीटों पर जिन पर वो 2017 में जीती थी वो मायावती ने गंवा दी है, और तो और उनकी पार्टी दूसरे नंबर पर भी उन सीटों पर नहीं आई है। दोस्तों, मैं आपको एक बात यहां साफ कर दूं कि ये पहला निकाय चुनाव था जिसमें मायावती अपने सिंबल पर चुनाव लड़ी थी, यानी उन्होंने हाथी का अपना सिंबल देकर उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाया था। इससे पहले के चुनावों में वो घोषित तौर पर समर्थन देती थी, लेकिन सिंबल उनका नहीं होता था। तो मेयर की दोनों सीटें मायावती ने गंवाई है। नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटों में भी मायावती को अखिलेश यादव से कहीं ज्यादा घाटा हुआ है। बीजेपी ने तो मैं जैसा कि मैं कह रहा हूं कि बीजेपी ने तो बम्पर सफलता पाई है, मेयर के सीटों पर क्लीन स्वीप किया है। पालिका अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष में भी उसने अपनी सीटों में बहुत बड़ा इजाफा किया है। तो मायावती 2000 विधानसभा के चुनावों में जबरदस्त वोट परसेंटेज उनका गिरा और वो 12-13% पर आ गई। इस बार भी उनका वोट परसेंटेज जो है निकाय चुनावों में भी वही 12-13% के आसपास है, जो कुछ रिपोर्ट्स में जो वोट परसेंटेज की जो आंकड़े छपे हुए हैं। तो राजनीति के इस चौराहे पर, चुनावी राजनीति के इस चौराहे पर खड़ी हुई मायावती लोकसभा चुनावों के लिए कौन सा रास्ता पकड़ें कि उनकी वापसी हो सके, सीटों के खेल में वो वापस आ सकें और उत्तर प्रदेश की एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक मुख्य विपक्षी दल के पदों से लगातार खिसकती हुई उनकी पार्टी इस चुनावी राजनीति के खेल में अपनी वापसी कर सके। तो मायावती के पास क्या कोई रास्ता बचा है या फिर 2024 के लिए उनके रास्ते बंद हो चुके हैं? इन्हीं तमाम मसलों पर बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं हेमंत तिवारी जी। हेमंत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और तमाम देश की राजनीतिक घटनाओं पर उनकी नजर रहती है। इसके अलावा मेरे साथ हैं सैयद कासिम साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और खास तौर पर मायावती की राजनीति पर उनकी पैनी और गहरी पकड़ और विश्लेषण होते हैं। आस मोहम्मद मेरे साथ जुड़े हैं। आस मोहम्मद से हम बात करेंगे खास तौर पर पश्चिमी यूपी की, क्योंकि मायावती के बहुत सारे स्टेक, बहुत सारे दाम जो हैं वो पश्चिमी यूपी में लगे हुए थे। सबसे पहले ये किसी के फोन में एक हम आ रहा है, मैं कोशिश करता हूं, म्यूट मैंने किया। सबसे पहला सवाल हेमंत जी मेरा आपसे ही है कि क्या मायावती के पास 2024 के लिए अभी कोई रास्ता बचा है और निकाय चुनावों में जो नतीजे आए हैं वो मायावती की राजनीति के नजरिए से क्या संदेश देते हैं? देखिए नीरज जी, मायावती की राजनीति और चुनावी परिणाम आज की दृष्टि में अगर उसका कंपैरिजन करना है, उसको एनालाइज करना है तो निकट अतीत देखना होगा। निकट अतीत निहायत खराब रहा है उनका, बहुत ज्यादा बुरे नतीजे उन्होंने पाए हैं और ये सिलसिला 2014 से शुरू हुआ है। 2014 में 0, 2019 में 10 सीट, तब जब उन्होंने एक ऐसी कहावत को पलट दिया जिसमें कहा जाता था कि सपा बसपा का मिलना
सूरज का पश्चिम से निकलने जैसा है। मतलब सूरज पश्चिम से उन्होंने निकाल दिया और समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने अलायंस किया, जिसको बहुत बड़ा, बहुत ही मारक गठबंधन कहा जा रहा था। तो उसमें तो उनका थोड़ा काम बन गया, 0 से 1 आगे बढ़ गया, 10 सीट पे आ गई। लेकिन फिर आप देखिए 2022 के असेंबली इलेक्शन में जिस पार्टी की, यानी जिस पार्टी ने और जिस मायावती ने उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री का पद धारण किया हो और आखिरी बार 2007 से 12 तक एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई हो, एक नए मिजाज की सोशल इंजीनियरिंग पेश करके बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों को हतप्रभ कर दिया हो, वो मायावती अगर एक सीट पा जाती हैं, वो भी सीट उनकी मत मानिए, वो भी सीट एक तरीके से उस उमाशंकर सिंह की इंडिविजुअल सीट है कि अगर वो बसपा से न लड़े, अगर वहां निर्दल लड़ जाए तो भी चुनाव जीत जाएंगे। उनका रसूख है, इतना काम उन्होंने पब्लिक बीच में किया है और इनकी उतनी पकड़ है। तो इसका मतलब मायावती तो शून्य थी 2014 में भी, 2022 में शून्य से ऊपर कहाँ गई? शून्य से ऊपर नहीं गई, तो कैसे बड़ी अपेक्षा मायावती ने कर ली कि वो निकाय चुनाव में चैंपियन हो जाएंगी या कोई सीट जीत लेंगी? मायावती के पास 2 सीटें थी और वो 2 सीटें जो थी, उन 2 सीटों को पाने में 2017 में मुसलमानों और इनके कोर वोट बैंक दलितों का बहुत बड़ा योगदान था। ये दोनों शहर ऐसे हैं, अलीगढ़ और मेरठ, जहां बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम मतदाताओं की है। उस वक्त तक मायावती इतना एक्सपोज नहीं हुई थी मुस्लिम समर्थकों के बीच में, उसके बाद ज्यादा एक्सपोज हुई हैं। तो मुस्लिम, जबकि एक फिर वही देखिए कि मायावती ने उसके बावजूद यह रिस्क लिया कि उन्होंने 17 में 11 कैंडिडेट मेयर पद के उन्होंने उसी वर्ग से दिए कि कोई तरीका अपनाओ, हो सकता है बिरादरी के नाते, हो सकता है लोकल प्रभाव के नाते अपनी बिरादरी पर अच्छी पकड़ मिले और बाकी दलितों को वोट मिल जाए तो हम बढ़िया लड़ लेंगे। और आपको ध्यान होगा कि आगरा जैसी सीट पर जब तक मेरे ख्याल में आधे राउंड की वोटिंग काउंटिंग जब हुई थी, तब तक लग रहा था कि मायावती आगे चल रही है, ये सीट हारनी पड़ सकती भाजपा को। फिर भी मायावती इस बात से जरूर, उनको मेरी ये सलाह है कि उनको कम से कम उन नतीजों से जरूर संतोष प्राप्त करना चाहिए जहां वो 3 जगहों पर मेयर की सीट पर दूसरे नंबर पर रही हैं। लेकिन उनको इस बात की चिंता भी करनी चाहिए कि लखनऊ जैसी सीट पर, जो महत्वपूर्ण सीट है, जहां बसपा को हमेशा एक औसत वोट मिलते रहे हैं, भले वो कभी नहीं जीते, वहां उसकी हालत बड़ी खराब हुई। कई ऐसी और जगहें हैं, दूसरी नगर पालिका परिषदों में भी बसपा के बारे में जो कहा जाता था कि जैसे उनके कोर वोट बैंक की अच्छी खासी तादाद जिन नगर पालिकाओं में है, वहां भी परफॉर्म नहीं कर पाई। और छोड़िए, आप जब निचले स्तर पर जाते हैं जहां थोड़ी सी सम्मिश्रित आबादी होती है, यानी थोड़ी देहात और थोड़ा शहर यानी कस्बा टाइप का, वही नगर पंचायतें होती हैं, वहां भी कुछ नहीं परफॉर्म कर पाए। तो मुझे लगता है कि मायावती से अब भविष्य में बहुत ज्यादा उम्मीदें करना बेईमानी है। और दूसरे, मेरी दृष्टि में कोई ऐसा अचूक फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे जिसको लागू करें मायावती, जिसको अमल करें और मायावती एकदम से मिरेकलस रिजल्ट्स दे दे। उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें कोई भी इस तरह की दिशा नजर नहीं आ रही है, इक्वेशन नजर नहीं आ रहा है। बाकी तो कयास 20 लगाए जा सकते हैं। बैठक भी कर रही है परसों संभवतः, मेरे ख्याल में 18 तारीख को उनकी बैठक भी है, बैठक में समीक्षा करेंगी। लेकिन मायावती की राजनीतिक और चुनावी परिणामों के बाद की समीक्षाओं का एक जो असर आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले देखा जाता था, जिसका प्रभाव बाद में पड़ता था, वो वक्त गुजर गया है। बहुत से कारण हैं, कारण सर्वविदित है, उसमें बार बार चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो अब मेरे को पता नहीं क्यों लगता है इन हालातों को देखते हुए कि 2024 में मायावती बहुत बड़ी प्लेयर नहीं बनने जा रही है, बल्कि 2022 के असेंबली इलेक्शन में 2nd फेज से लेकर के 4th फेज तक उनका जो रवैया रहा, और 2000 अभी जो आजमगढ़ का बाई इलेक्शन रहा, उसमें जिस तरीके से गुड्डू जमाली को कैंडिडेट बना करके उन्होंने
एक नया गेम प्लान किया, जो अल्टीमेटली पहले से समझा जाता था कि भाजपा के पक्ष में जाएगा, वही हुआ। 2022 के असेंबली इलेक्शंस में कम से कम 37 से 39 सीटों पर वही हुआ कि मायावती ने वोट तो पाए, लेकिन अखिलेश हार गए और भाजपा जीत गई। तो अब एक तरीके से मायावती को भारतीय जनता पार्टी का अप्रत्यक्ष सहयोग करने वाला माना जा रहा है, ये आम धारणा होती जा रही है, और ये उनके लिए बहुत नकारात्मक। हालांकि अभी भी जो आप बता रहे हैं, 11-12-13% वोट है जो उनको मिलता है, लेकिन वो वोट का वर्ग भी हतोत्साहित है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मायावती कोई चमत्कार करने जा रही, क्योंकि उनका किसी से अलायंस का कोई हिसाब किताब दूर दूर तक नहीं दिख रहा। चाहे कोई दबाव हो, उनके कोई मनोवैज्ञानिक परेशानी हो, कोई और भी बात हो, कोई डर हो, जो भी वजह हो, मुझे नहीं लगता है कि मायावती कोई ऐसा काम करेंगी जो भारतीय जनता पार्टी के विपरीत जाए, सिवाय बयान देने के। जी कासिम साहब, आपसे भी यही सवाल है। अलीगढ़ और मेरठ में 2 मेयर जीते थे मायावती के 2017 में। इस बार उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर है वहां पर। इससे पहले भी, इसके अलावा भी उन्होंने 11 मेयर के मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट दिया। तो कहा गया कि एक बड़ा मुस्लिम कार्ड मायावती ने खेला है, और ऐसी बहुत सारी सीटें थी जहां मायावती की पार्टी टक्कर में नजर आ रही थी, लेकिन वो महज 3 सीटों पर नंबर 2 पर आ पाई 17 में से, और कई जगह पर जमानत तक जब्त है। तो आपको क्या लगता है, अब ये मुस्लिम कार्ड भी फेल है, कम से कम निकाय चुनावों की अगर बात करें, जिसे एक बड़ा गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा था, तो मायावती से चूक कहां पर हुई, और क्या आगे के लिए उनके पास क्या रास्ता बचता है? नीरज जी, सवाल जवाब दोनों जो है वो हेमंत जी के उसमें था, जो उनका स्टेक था। सवाल भी उन्होंने दिया, जवाब भी उन्होंने दिया। 2 चीजें होती हैं, गिलास खाली और गिलास भरा। खाली गिलास जो है बता दिया हेमंत जी ने, मैं गिलास को भर के बताता हूँ। पहली चीज तो मायावती ने, मैंने इसी शो में कहा था कि कोई टिकट मायावती ने नहीं दिया। 11 टिकट जो दिए हैं वो टिकट लेने आए और स्लिप आ गए। बसपा का 2000 ये जो चुनाव हुआ था 22 का, इसके बाद बहुजन समाज पार्टी का नगर निकाय और नगर पालिका और नगर परिषदों को कोई टिकट लेने वाला नहीं था। जो टिकट मांगता गया वो टिकट पाता गया। इसी के नतीजे में इस तरह के आपके अपने कैंडिडेट्स देखे जो बिल्कुल, जिनकी कोई, जैसे लखनऊ का भी जिक्र किया है हेमंत जी ने। मैं क्या कहते हैं, इस लड़के को आज से नहीं जानता हूँ, एजेंसी जब से चलाता है तब से मैं जानता हूँ, जो आपका मलिक है सरवर, और अच्छा लड़का है, लेकिन उसको महत्वाकांक्षा है। विधानसभा भी लड़ा बसपा में जाके, और उसके बाद मेयर का भी टिकट उसने ले लिया, कोई लेने वाला नहीं था। मेयर के 100 जो आपके टिकट यहाँ पे पार्षद है, उसमें 30 टिकट ही शायद बसपा ले पाई, बाकी पे टिकट ही नहीं थे, 70 पे टिकट ही नहीं थे। इसी तरह तमाम जिले ऐसे हैं जिसके नगर पालिका चेयरमैन और टाउन मेयर के चेयरमैन के पद टिकट खाली रह गए, चेयरमैन के टिकट नहीं बटे, पार्षदों की तो बात ही जाने दीजिए। एक चीज मैं बार बार कहता हूँ, और इसी शो में मैंने कहा था कि टिकट मायावती ने दिया नहीं, रणनीति मायावती नहीं है। मुसलमान ज्यादा मांग लेगा, मुसलमान को ज्यादा मिल गया, वो रणनीति का मामला नहीं। उनके कोऑर्डिनेटर्स, मैं एक बात कहता रहा हूँ अक्सर, और सोचता हूँ किसी दिन आपके साथ उसमें मैं शो ही कर डालू, कि कहीं ऐसा ना हो कि किताबों के वजन से हाथी बैठ जाए। बाकी कोई वजन हाथी को नहीं बैठा सकता। हाथी जो बैठ रहा है उसके पीछे जो वजन है वो किताबों का है। किताबें इतनी भारी भरकम हो गई कि हाथी को उठने नहीं दे रही। ये जो वोट परसेंट की आपने बात की, 13% जो है, ये 13% जो है वो आधी से कम सीटें लड़के हैं। और ये भी समझ लीजिए कि जैसे हेमंत जी ने कहा कि मायावती जो है वो गेम चेंजर नहीं हो सकती, मैं बिल्कुल मानता हूँ मायावती गेम चेंजर नहीं हो सकती, लेकिन मायावती के बगैर कोई गठबंधन सफल भी नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में अगर मायावती के बगैर कोई गठबंधन होता है तो मायावती के बारे में ये माना जाता है, बिल्कुल स्पष्ट है। और अभी इस पे क्या कहते हैं, हेमंत जी भी और हमारे आस मोहम्मद भाई भी रोशनी डालेंगे। मायावती ने अभी क्या कहते हैं, ये जो मेयर सुनीता वर्मा जीती, इससे पहले के चुनाव में एक खाली एक ट्वीट की, मतलब उस जमाने में ट्वीट तो था नहीं, एक बाइट दी कि ये जो कैंडिडेट बसपा का लड़ रहा है ये आदमी ठीक नहीं है। और दूसरे दिन जो है वो हार गया। पोलिंग हुई, आसमान आपको याद होगा कि वो क्या नाम था, हाजी याकूब नहीं, दूसरे जो मेयर रह चुके हैं, हाजी 40,000 वोट ट्रांसफर हुआ था एक रात में, 40,000 वोट एक कॉल पे ट्रांसफर हो गया। तो आप ये मान लीजिए कि इस तरह से तो उत्तर प्रदेश में आप 10 गठबंधन बना दीजिए। भारतीय जनता पार्टी 50% में बैठी है, 40 पे ले आइएगा। 40 पे आने के बाद मायावती का वोट ट्रांसफर हो गया, भाजपा 53% हो गई। तो मायावती की उत्तर प्रदेश की राजनीति में उपयोगिता, उनकी प्रेजेंस, उनकी मौजूदगी,
इससे इनकार करके कभी भी आप कोशिश करेंगे तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और क्या कहते हैं, इसके अलावा ये जो दूसरी स्टेट्स हैं, यहाँ पर मायावती अगर किसी के साथ भी वो ट्रांसफर करेंगी तो फिर दूसरी पार्टी, फिर उसके लिए कोई जगह बचती नहीं है। अब हम ये इस चुनाव में जो मेयर का चुनाव आया, जिसके नतीजे हमने देखे हैं, इस चुनाव में मायावती के लिए मैंने पहले ही कहा था कि एक खास प्लान बना रखा है अखिलेश यादव ने कि इनको 2017 की तरह 2 सीटें 4 सीटें जो बसपा लड़ रही है वहां पर नहीं जीतने देना है। और आसिम मोहम्मद भाई इस पर बेहतर रोशनी डालेंगे। जैसे इमरान मसूद को घेरने के लिए वहां पे आशिम मलिक को लगाया गया, अखिलेश यादव ने रोड शो किया। मेरठ में एक कच्चा कैंडिडेट था बसपा का जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, मैंने पहले भी शो में अपने कहा था कि वो कैंडिडेट अच्छा नहीं है, उसके बावजूद अखिलेश यादव ने वहां रोड शो किया। अलीगढ़ चूंकि जीती हुई थी, अखिलेश यादव ने रोड शो किया। तो अखिलेश यादव अपनी स्ट्रेटजी में थे कि हम किसी तरह इनका मेयर जीतने से रोक दें, इसीलिए उन्होंने आगरा में जाटो कैंडिडेट दिया, अलीगढ़ में मुस्लिम कैंडिडेट दिया, सहारनपुर में मुस्लिम कैंडिडेट दिया, और मायावती ने कहीं कैंडिडेट नहीं दिया है। मायावती से टिकट मांगने आदमी आया, किताबों की उसने मतलब ठीक ठाक पढ़ाई कर ली, किताबें ज्यादा उसने अपने लिए घर के लिए लेके चला गया, उसके बाद टिकट उसका हो गया। मेरा अपना मानना है साफ साफ, बार बार ये बात एक जनाब ये बताइए, ये किताबें आप जो कह रहे हैं, किताबों के बारे में तो कुछ बताइए। किताबें देखिए हर आदमी का अपना होता है, किताब के माने आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, किताबें पढ़ने के लिए होते हैं, किताबें ज्ञान बढ़ाती हैं, किताबें वोट बढ़ाती हैं। जब आपका ज्ञान होगा तो आपको वोट होगा। तमाम किताबें ऐसी हैं कि जिन किताबों को पढ़ने के बाद आपको राजनीति की तमाम चीजें आ जाती हैं। तो किताबों का मामला ये है। तो मैं किताबें, एक मिनट फिर रोकता हूँ आपको, किताबें तो रसीद की भी होती हैं। नहीं, रसीद नहीं, रसीद कोई लेके नहीं जाता। इतना बहुजन समाज पार्टी पर इतना काम है, न मायावती पर इतना टाइम है। मैं बसपा को पिछले 38 साल से पढ़ रहा हूँ हेमंत जी, 38 साल से, और बूथ से लेके मायावती तक को जानता हूँ मैं इनके एक दिन पहले बता देता हूँ कल ट्वीट क्या आएगा, ना हो यकीन तो कभी भी होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैंने कहते थे इस शो में बैठ के कहा था कि शाइस्ता को बसपा कभी नहीं निकालेगी, नहीं निकाला, सब लोग कह रहे थे निकाल देगी। तो मैं इस पार्टी को मैंने पढ़ा है। मैं आपको फिर बता दूं कि जिस दिन किताबों के वजन से दूर हो जाएगा हाथी की दौड़ को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में सबको बहुत कसरत करनी पड़ेगी, फिर भी नहीं पकड़ पाएंगे। एक चीज नीरज जी आखिरी 10 सेकंड में कर दूं, उत्तर प्रदेश में वो बसपा हो, सपा हो, कोई हो, बिना कांग्रेस के जो आएगा बुरी तरह मारा जाएगा, क्योंकि बगैर मुसलमान के उत्तर प्रदेश में किसी भी थर्ड पार्टी जो फ्रंट है, ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज है, उनकी दाल करने वाले नहीं। और मुसलमान ने बिना मांगे कांग्रेस को शाहजहांपुर में, मुरादाबाद में, आगरा, क्या कहते हैं, लखनऊ में, आपके कानपुर में, मथुरा में, बरेली में, हर जगह वोट देके बता दिया कि जिसने मांगा नहीं, जिसने लड़ा नहीं, जिसका संगठन कुछ नहीं था, हम उसको वोट दे रहे। वो जो नाराजगी अखिलेश के लिए अलार्मिंग वो है। मायावती के पास तो अपना 13 जो था वो 16-17 है, क्योंकि आधा लड़के अगर 13 है तो पूरा लड़के अगर उनके पास जो 13 था और आधा लड़के 13 है, तो आप ये मान लीजिए कि इस चुनाव में मायावती को 17-18% वोट मिला है। बाकी आपको आत्मनिर्भर ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। नीरज, चलिए आपके पास आता हूं और सवाल लेकर। आसिम मोहम्मद जी, आप बताइए, पश्चिमी यूपी में तो बहुत जगह पर मायावती के बड़े दांव लगे हुए थे, बड़े स्टेक्स लगे हुए थे। पश्चिमी यूपी की सीटें, पश्चिमी यूपी में क्या खेल हुआ? क्या मुस्लिम वोट डला मायावती को, जिस तादाद में मायावती ने टिकट दिए थे मेयर के? और उसके अलावा नीचे भी पंचायत अध्यक्ष और पालिका अध्यक्ष की भी आप बात कर लीजिए, लेकिन मेयर पर खास तौर पे फोकस रहता है, इसलिए मैं वो बोल रहा हूँ कि क्या मायावती को मुस्लिम वोट मिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? धन्यवाद नीरज जी। पहले तो मैं हेमंत जी को प्रणाम करता हूं, हमारे सीनियर हैं, इनके पद चिन्हों पर चलकर पत्रकारिता सीखी है, और आज इन्हें साथ में देख करके मेरे लिए काफी इमोशनल करने वाला ये क्षण है। थैंक यू। और दूसरी बात यह है, जो चर्चा शुरू हुई है, चूंकि जो कासिम जी बहुत डीपली उन्होंने बताया है, मैं एक बहुत काम की बात बताता हूँ। जिस तरह से उन्होंने किताबों का जिक्र किया है, तो जो ग्राउंड जर्नलिज्म है जो हमने जमीन पर देखा है, वो ये है कि अनफॉर्चुनेट इस बार बसपा का, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर्स और इनका जो कैडर है, जिसको ये कैडर बोलते हैं, तो जिस प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया गया उसके साथ कहीं दिखाई नहीं दिया। वो चेहरा दिखाने के लिए आता था, ऐसा मेरठ में हुआ, सहारनपुर में हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ, ऐसा मुजफ्फरनगर नगर पंचायतों में हुआ, बिजनौर में हुआ, और ऐसा संभल में हुआ।
यानी बसपा का जो कैडर, जो टिकट, जो बसपा की जो जिस चीज का जिक्र जो है वो कासिम साहब ने किया कि हाजी याकूब के बारे में एक बात में कहा कि आज तो व्हाट्सएप है, ऑनलाइन है, डिजिटलाइजेशन है, लेकिन बसपा का जो पावर है, बसपा का जो स्ट्रॉन्ग वे है, वो उनका कैडर है, उनके कार्यकर्ता हैं। लेकिन कार्यकर्ता जो थे वो टिकट तो जरूर पा गए, कैसे पा गए, वो किताबों का जिनका जिक्र कर रहे हैं उसको सब लोग समझ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, तो वो कैसे टिकट पा गए उस पर तो चर्चा हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बसपा को चुनाव जिताने में जो इंडिकेट करते थे, जो मैसेज समाज के पास बीच जाकर के पहुंचाते थे कि किसको वोट करना है, कैसे वोट करना है, वो कार्यकर्ता जो है वो वोट दिखाने में उत्सुकता उसने बिल्कुल नहीं दिखाई, किसी जिले में नहीं दिखाई। बस इतना रहा कि वो टिकट दिलाने से पहले जरूर 2-2, 3-3 यानी ये होड़ लगी हुई थी। जैसे मैं आपको बता दूं कि चाहे वो कोई भी एक कोऑर्डिनेटर रहे हो तो उनके पास 2-2, 3-3 कैंडिडेट, 1-2 फेक कैंडिडेट भी ले जा करके अपने बीच से फेक कैंडिडेट पैदा करके गेमिंग बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हमारे पास डिमांड है, तो इस तरह से भी कुछ किया गया। लेकिन उसका बहुत बड़ा सच ये है कि बसपा का कैडर जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है। इसका प्रमाण यह है कि मेरठ के कोऑर्डिनेटर को आज सस्पेंड कर दिया है मायावती जी ने, प्रशांत गौतम को। उनको इस तरह की सूचना मिली थी। सहारनपुर में इमरान मसूद को जो वोट मिली वो उनके अपने दम की वोट थी, वहां भी बसपा का जो कैडर था उसने बहुत अधिक प्रयास नहीं किया, इसलिए या तो दलित वोट बैंक जो है वो वोट डालने नहीं गया, और अगर गया तो फिर उसमें उदासीनता रही, अपनी तरह से प्रभावित हुआ, सभासद को, पार्षद को वोट देने में उसने अधिक रुचि दिखाई। ये 2-3 चीज है। अब इसको हम ग्राउंड पर देखते हैं परिणाम के दृष्टिकोण से। जब हम ये बात कर रहे हैं कि बसपा को जो है कितनी सीटें मिली है, कितनी नहीं मिली है, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि किसी भी राजनीतिक दल का वो परफॉर्मेंस जो है वो नगर निकाय चुनाव में अच्छा नहीं रहा। नगर पालिका परिषद में, नगर पंचायत में, सिर्फ आप नगर निगम की बात ना करें तो नगर निगम की जो थ्योरी है वो अलग फॉर्मेट की थ्योरी है, और नगर निगम की जो थ्योरी है बेसिकली ये थ्योरी है कि वहां पर 40% अपर कास्ट समुदाय हिंदूज का रहता है, और वो उसका पूरी तरह से झुकाव जो है अब भाजपा की तरफ हो चुका है। ना ही तो आप उसको छेड़ सकते, ना ही आप उनका मन बदल सकते। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, अपने हिसाब से करते हैं, उनको कोई बरगला नहीं सकता, अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो ये तो एक खास बात है। अब उस 40% को 60% जो शेष बचता है उसको लाने के लिए क्या दूसरे तरीके हैं, उस पर एप्लीकेशन जितनी की गई है वो सब कहीं ना कहीं वो गलत साबित हुई है। जैसे नगर निगम की जहां तक थ्योरी है वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को हराने में लगे रहे, इसलिए वो कहीं नहीं जीत पाए। तो जब नीति और नियत समान ना हो, नीति आपकी खराब हो, नियत में आपकी फितूर हो, तो फिर सफलता मिलेगी, इसमें संदेह रहता है हमेशा से, चाहे वो जीवन हो चाहे वो सियासत हो। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत सदस्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति काफी खराब रही है। जैसे मुजफ्फरनगर की 10 में से 1 भाजपा जीती, शामली की 9 में से 8 भाजपा हारी, बागपत की 8 में से 7 भाजपा हारी, गाजियाबाद की 8 में से 7 भाजपा हारी, मेरठ की 6 में से 2 भाजपा जीती, 6 हारी, बिजनौर की 3 जीती। तो स्थिति तो सभी की एक तरह से रही है। मुसलमानों का जहां तक प्रश्न है, मुसलमानों का विश्वास अब बहुत, मैं ये फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट कुछ नहीं है, फैक्ट है। नहीं, भाजपा ने, मैं सिर्फ आपको हल्का सा करेक्ट कर दूं यहाँ पे कि ये बात सही है कि भाजपा ने बहुत सीटें हारी है, लेकिन भाजपा नगर पालिका परिषद में 2017 में थी 70 सीटों पर और 2023 में आई है 89 सीटों पर। और नगर पंचायत, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे जैसे चुनाव नीचे जाता है वहां भाजपा का प्रदर्शन खराब होता है, तो 2017 में नगर पंचायत अध्यक्ष थे बीजेपी के 100 और 2023 में है 193, लगभग दुगने। ये मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न यूपी की बात नहीं, मैं कुल मिला के बता रहा हूँ कि बीजेपी ने कोई इस बार प्रदर्शन जो किया है वो आम धारणाओं से काफी अलग है जी। हाँ, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। एक दूसरी बात मैं बहुत महत्वपूर्ण बताता हूँ आपको कि अगर हम मुसलमानों के बीच में एक प्रकार का द्वंद चल रहा है, चूंकि अब ये महत्वपूर्ण सवाल है। पहले ये समझा जा रहा था कि दलित और मुसलमान साथ आएंगे और साथ आकर के बसपा को जिताना काम करें, क्योंकि उनकी ही कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है जो भारतीय जनता पार्टी को बीट कर सकता है, नहीं तो दूसरा कोई बनता नहीं है। तो इस बार की स्थिति इससे थोड़ी सी उलट हो गई है। मुसलमानों के अंदर का जो द्वंद है वो मैं आपके सामने खोल के रख देता हूँ, वही इस चुनाव को समझाने में संभवतः कोशिश करेगा। वो ये है कि मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को भी नकारने का काम किया है और बहुजन समाज पार्टी को भी नकारने का काम किया है। जैसे आप देखिए कि मेरठ पर सबकी नजर थी और 700 करोड़ का बजट मेरठ का है, और पहले यहाँ पर सुनीता वर्मा जो है बसपा की मेयर भी थी, लेकिन यहाँ इस बार जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में अतुल प्रधान की पत्नी स्नेहा प्रधान प्रत्याशी थी। अखिलेश यादव आए थे, रोड शो किया था, मुस्लिम मोहल्लों में भी गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हीं मुस्लिम मोहल्लों से पतंग बहुत मजबूत उड़ गई। और दूसरे नंबर पर वहां मजलिस आई है और 1,30,000 करीब उनको वोट मिली। एक स्थिति यह है। दूसरी स्थिति संभल में, जहां पर जो है वो
मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है और यादवों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। वहां शहर सीट पर आसिया एक कैंडिडेट थी जिनको 40,000 वोट मिले, नगर पालिका परिषद वो मजलिस की कैंडिडेट थी, वो वहां चुनाव जीत गई। तीसरी स्थिति में आप चले जाएं मुरादाबाद में, वहां रिजवान कुरैशी, इसके बारे में सैयद कासिम साहब ने एक बार एक डिबेट में बताया था कि मुसलमान एक रात में वहां शिफ्ट हो गया, वो बिल्कुल ठीक बात थी। वो रिजवान कुरैशी कैंडिडेट थे, पूरा मुसलमान कांग्रेस के थे, उनकी तरफ शिफ्ट हो गया और वो कुल 4-5 हजार के अंतर से, मामूली अंतर से वो चुनाव हार गए। तो मुसलमानों का जो है वो विश्वास धीरे धीरे जो है वो अखिलेश यादव जो है उनसे भी हट रहा है। और सच ये है कि वो मायावती पर ही उसका इतना विश्वास नहीं जा पा रहा है। अब मैं आपको एक चीज 2 मिनट आपकी ओर लूंगा, क्योंकि मैं ये भी बता दूं कि आखिर क्यों वो विश्वास जो है मायावती पर नहीं बन पा रहा है। हालांकि मायावती कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मायावती जो है, उनकी पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता, उनका कैडर और उनका कोऑर्डिनेटर्स अब भी ऐसा मुसलमान ढूंढते हैं प्रत्याशी के तौर पर जो मजबूत तो ना हो। मैं जानता नहीं कि मायावती को ये जानकारी है या नहीं है, लेकिन जो मजबूत तो ना हो, लेकिन धन वर्षा जो है उसके माध्यम से अच्छी हो सके। और ये जो ग्राउंड है ये सब जगह दिखाई गई। एक यहाँ तक कि इमरान मसूद जिनकी भाभी जो है खदीजा मसूद चुनाव लड़ रही थी सहारनपुर से, उनको लेकर के जिन्होंने बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा, और संभवतः अखिलेश यादव वहां रोड शो करने के लिए गए थे और आशू मलिक ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। मैं समझता हूं उनका भी उद्देश्य यही रहा होगा कि इमरान मसूद जो है वो चुनाव हार जाए, वो हार भी गए। सैयद कासिम साहब तो आखिरी समय तक ही मजबूत दलील दे रहे थे जीतेंगे, लेकिन मैंने एक इंडिकेट किया था कि क्यों वो चुनाव हार जाएंगे, और नजदीक जाके वो हार गए। तो इसका मुसलमानों में बहुत दुख है, बहुत रोष है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात है मुसलमानों में कि इमरान मसूद जैसे नेता, जैसी चर्चा है, जैसे पत्रकार शब्द यूज करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ जैसी चर्चा है कि उनका टिकट भी जो था वो उनको भी ये कहकर नहीं कहा गया कि आप जो है सिर्फ चुनाव लड़ लीजिए, बल्कि किताबों का बोझ जो है उन पर भी पड़ा, जिसकी बात जो है वो की जा रही है। इस तरह की चर्चा मुझे नहीं, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, ना ही तो मैं उन दोनों के बीच में हूँ, ना ही उनका समन्वयक हूँ बीच में, लेकिन इस तरह की चर्चा थी और बहुत नेगेटिव चर्चा थी। इस बात से भी मुसलमानों में नाराजगी थी। तो मुसलमानों को ऐसा लगता है फाइनली कि दलित जो है उसका एक बहुत बड़ा प्रतिशत, उन नौजवानों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत बीजेपी की तरफ झुकने लगा है, स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप पर उस तरह की बात करने लगा है, लोकलिटीज पे इस तरह की बात करने लगा है। तो मुसलमानों का जो यूथ है वो मायावती के भी साथ नहीं जाना चाहता, वो अखिलेश के भी साथ नहीं जाना चाहता, वो मजलिस के साथ रहना चाहता है। और यही कारण है कि इस रिजल्ट में आप अगर देखेंगे तो मजलिस को जगह जगह बहुत वोट मिली है। मजलिस का चेयरमैन जो है बिजनौर में बना है, संभल में बना है, और मजलिस का जो है पार्षद 17 पार्षद हारे हैं समाजवादी पार्टी के नजदीक जाकर के और बसपा के नजदीक जाकर के, मेरठ में जहां मजलिस के प्रत्याशी को इतनी वोट मिली है कि वो उनको जीत सकती थी। जी मैं आता हूँ आस मोहम्मद जी आपके पास। एमन जी, ये जो इशारा किया आस मोहम्मद ने, इशारा क्या किया, लगातार ये बात जब से नतीजे आए हैं तब से ये हो रही है कि जो अखिलेश यादव 2022 में 85-90% मुसलमानों का वोट लेने के बाद उन्हें मान लिया गया था कि मुस्लिम जो है वो बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव में ही संभावनाएं देखता है। लेकिन क्या मुस्लिम वोटर, निकाय चुनाव ये इशारा कर रहे हैं कि क्या वाकई मुस्लिम वोटर कंफ्यूज हो गया है और वो किसी एक पार्टी की बबौती बनकर नहीं रहना चाहता है, भले ही इसमें बीजेपी को हराने का जो उद्देश्य है वो फिर भी पूरा ना हो रहा हो? अब बिल्कुल सही बात है, और यही वजह है जो मैं अखिलेश यादव के लिए भविष्य में मेजर काज ऑफ वरी मानता हूं। अखिलेश के लिए भविष्य का ये बहुत संकट का विषय है अगर ये ट्रेंड रहा, और ट्रेंड ये रह सकता है। कारण मैं बताऊं कि मेरा अपना मानना है कि ये पूरे के पूरे निकाय चुनाव विशुद्ध पॉलिटिकल आधार पर लड़े गए। जिसके लिए लड़ाई होनी चाहिए थी, जो इशूज होने चाहिए थे, यानी जो बेसिक कम्युनिटीज होती हैं नगर निकायों की, वो इशूज कहीं थे ही नहीं। वो तो सारे पॉलिटिकल इशूज, अगर पॉलिटिकल इशूज पर लड़े चुनाव में इस तरह के इंडिकेशंस मिलते हैं तो मैं अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा भविष्य में चिंतित समझता हूं। क्योंकि ये आस मोहम्मद ने जो कहा, और मैं इसको उसी परिणाम वाले दिन से लगातार कह रहा हूं कि ओवैसी साहब की पार्टी को जिस तरीके से मुसलमानों ने, खास तौर से मुसलमानों को युवा वर्ग ने हाथों हाथ लिया है, यह इसकी अपेक्षा किसी ने नहीं की थी। हमको लगता है खुद ओवैसी साहब ने भी न की हो। मेरठ के ही परिणाम की खाली बात नहीं करता। जैसे आपने संभल का जिक्र किया, आप बताइए, संभल पारंपरिक रूप से ये समाजवादी पार्टी की सीट मानी जाती है। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता और मंत्री संभल से आते हैं।
मतलब शफीकुर रहमान। हेमंत जी एक मिनट के लिए सर, आप तो सबको जानते हैं, बर्क को भी जानते हैं, इकबाल महमूद को भी जानते हैं, कुंवर इकबाल महमूद के वालिद को भी जानते थे। 3 बार वो एमएलए रहे, 9 बार इकबाल महमूद रहे, 12 बार एमएलए रहे, और इस बार उनकी पोजीशन संभल में उनकी पत्नी 5वें पोजीशन पे थी। कुंवर इकबाल महमूद की पत्नी 5वें पोजीशन पे, जीती एमआईएम। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि यह सीट एक तरीके से मानी जाती थी फिलहाल 90 के दशक के बाद से कि समाजवादी पार्टी का यहाँ प्रभुत्व रहता रहा है। शफीकुर रहमान बर्क और वो इकबाल, जो क्या नाम है जो मिनिस्टर रहे, इकबाल महमूद, उनमें काफी चला, बहुत ज्यादा वाद प्रतिवाद भी रहा, काफी झंझट झगड़ा भी रहा, एक दूसरे के ऊपर तमाम इल्जाम भी लगाए दोनों ने। उसके बावजूद ये माना जाता था कि वहां आसानी से जीत जाती है, और वहां अगर एआईएमआईएम का कैंडिडेट जीतता है तो यह सबसे बड़ी एक छोटी सी, जैसे पूरा चावल पक गया नहीं पक गया उसको देखने के लिए एक दाना उठा लिया जाता है, वैसे संभल जैसे जगह का रिजल्ट एक बहुत बड़ा संदेश देता है मुसलमानों के वोट के नए ट्रेंड का, और मुसलमानों को लेकर के अखिलेश यादव की जो बड़ी आश्वस्ति रहती है उस पर भी सवाल उठता है। इसमें कोई शक नहीं कि 2022 में अखिलेश यादव को जो परिणाम मिले, जो मेरा बारंबार मानना है कि बहुत उससे ज्यादा बड़े परिणाम मिल सकते थे, नहीं मिले तो स्वयं अखिलेश यादव की अपनी बुनियादी कमियां हैं। 125 के बजाय 165-70 तक यह अलायंस पहुंच सकता था। अखिलेश यादव ने दूरंदेशी नहीं दिखाई, उसकी वजह से वहां रह गए, लेकिन जो कुछ उनको मिला उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मुसलमानों का था, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मुसलमानों का था। ऐसा नहीं है कि वोट मुसलमानों के नहीं मिले। लखनऊ जैसी जगह पर अगर वंदना मिश्रा को इतने वोट मिल जाते हैं तो उसमें मुसलमानों के काफी बड़ी तादाद में वोट हैं। वहीं मायावती तो बहुत सिफर पे चली गई, बहुत नीचे रह गई, उसके मुकाबले कांग्रेस को अच्छे खासे वोट मिल गए लखनऊ जैसी जगह पे। तो अखिलेश यादव चूंकि उनकी अब जो भविष्य की राजनीति है उसमें मुसलमान वोट एक बहुत बड़ा कारक है, जिसने साबित किया है 2022 में। लेकिन 2024 तक वो क्या करेगा अगर यही पैटर्न रहा, अगर पॉलिटिकल सोच से वोटिंग हुई है, क्योंकि नाली खड़ंजा और जल भराव रोकने और शहरी आवश्यकताओं की दृष्टि से इन इश्यूज पर वोट नहीं हुआ है, सारी पार्टियों ने इसको पॉलिटिकल इश्यूज पे लड़ा है। और अखिलेश यादव ने तो कायदे से चुनाव भी नहीं लड़ा, ईमानदारी की बात जो मुझे समझ में आता है, उन्होंने बहुत अगंभीरता से चुनाव लड़ा है। तो अगंभीरता से चुनाव लड़े, ये कह भी दिया था कि ये छोटा चुनाव। जी मैं वही कह रहा हूं। तो छोटे चुनाव ने अखिलेश यादव को एक बड़ा संदेश दिया है कि श्रीमान जी मुगालते मत रहिए, मुसलमान किसी की धरोहर नहीं है, मुस्लिम वोट किसी की बपौती नहीं है। नया यूथ जो है वो देख रहा है, वो ये भी देख रहा है कि यह परिस्थिति क्यों आई। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जैसे भी नेता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के हर उन इश्यूज पर ओवैसी ने बहुत खुल करके उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा है। मतलब मुझे नहीं लगता कोई और पॉलिटिकल पार्टी उन इश्यूज पर जिस पे बोलना चाहिए और लोगों ने नहीं बोला, इतनी हिम्मत नहीं दिखाई, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो मायावती हो, वह काम तो किया असदुद्दीन ओवैसी ने। अगर एआईएमआईएम के चीफ ने वो काम किया तो निश्चित रूप से एक ऐसा वर्ग जिसको लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में या हिंदी हार्टलैंड के किसी भी स्टेट में जहां नफरत थोड़ी सी ज्यादा बढ़ रही है तमाम वजहों से, तो उसको लगता है कि हमारी आवाज उठाने वाला कोई है। और इसीलिए मैं देखता हूं कि ओवैसी का उत्तर प्रदेश में जिसको हम लोग बहुत हल्के में लेते थे, बहुत अच्छा रिजल्ट अभी तक नहीं दिखा पाए थे, उसके मुकाबले खास तौर से जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां जिस तरीके से उनको पसंद किया है लोगों ने, यह उनकी लोगों की पसंद अखिलेश यादव से कहीं न कहीं नाराजगी की अभिव्यक्त करती है। तो अभी ये दिक्कत पैदा करेगा और 2024 में ज्यादा वक्त नहीं है, बमुश्किल
अब तो साल भर भी नहीं रह गए हैं। हमको लगता है कि इलेक्शन होंगे तो इस वक्त चुनाव परिणाम आने का वक्त हो गया होगा। मई में तो रिजल्ट आ जाएंगे साहब, ठीक ना। तो साल भर भी नहीं रह गया है। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए बहुत चिंता की बात है। और वैसे भी कोई भी वर्ग हो, आप वो तो जरूर उसके जहन में बात आएगी कि भले कोई इनकाउंटर हुआ, सरकार ने वाहवाही लूटी, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन, मैं ईमानदारी की बात बताऊं, मैंने आपके प्लेटफॉर्म पर आज तक पर जो लोकल रिएक्शन अतीक अहमद कांड के बाद जो हमने देखे, उसमें गुस्सा तो था लोगों का, और मुझे लगता है उस गुस्से का जो ट्रांसलेशन है वो इस इलेक्शन में, जिसको मैं 12 मानता हूं कि पॉलिटिकल इलेक्शन था, उसमें कहीं न कहीं ये जाहिर हुआ है। तो अखिलेश यादव के लिए बहुत चिंता का विषय है। उनको अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, उनको थोड़ा खोलना पड़ेगा, क्योंकि एक बात जान लीजिए, अब कोई वर्ग ऐसा नहीं रह गया है कि आप इधर भी खेलेंगे उधर भी खेलेंगे, सोचेंगे कि सबको साथ ले करके आगे बढ़े, तो आप नहीं बढ़ सकते। भारतीय जनता पार्टी आज इस पोजीशन में है कि जिससे लड़ने के लिए, सही बता रहा हूं, फिर से ध्यान रखिएगा, कासिम साहब बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी यूपी की सियासत में वह सुमो पहलवान बन चुका है जिसको अकेले कोई हराने की सोच भी नहीं सकता है। जिसको हराने के लिए जैसे WWF की लड़ाई होती है, उसमें एक सुमो पहलवान के खिलाफ 3 एक साथ उतर करके उसमें घूसेबाजी मुक्केबाजी करते हैं, पटका पटकी करते हैं, तब भी बड़ी मुश्किल में शायद कभी जीतते हैं कभी नहीं जीतते हैं। तो अगर ऐसी ये परिस्थिति नहीं बनेगी WWF वाली, तो इस सुमो पहलवान को फिलहाल निकट भविष्य में कोई उत्तर प्रदेश में छूने वाला नहीं है। और जैसा कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था नीरज जी, कि भारतीय जनता पार्टी ये सारी स्थितियों को देख रही है, और वो 80/80 जैसे 17/17 के टारगेट पर फ्रॉम द डे 1 चल रही थी भारतीय जनता पार्टी, और भाजपा मुतमईन थी। और संजोग से जिस तरह के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुए, खासतौर से मायावती की ओर से, जैसे भी मिले, जाके मिले, किताब से मिले, कॉपी से मिले, मिल गए, लेकिन वो जो 11 मुसलमान भाइयों को टिकट मिले वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया, और भारतीय जनता पार्टी ने 17/17 मार्क्स हासिल किए। अब उसका टारगेट 80/80 है। परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदलने वाली नहीं है, कोई ऐसा अलायंस समझ में नहीं आ रहा। तो फिलहाल आपका सवाल था, उसका एक लाइन का फाइनल जवाब, मुसलमानों को लेकर के अखिलेश यादव के समक्ष फिलवक्त एक संकट की स्थिति है। बिल्कुल कासिम साहब, असदुद्दीन ओवैसी का नाम हमारी चर्चा में भी कई बार आ चुका है अभी, और चुनावों के बाद से तो चर्चा में है ही। क्या आपको असदुद्दीन ओवैसी का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो जहां भी विधानसभा में घुसे हैं वो पहले निकाय चुनावों के जरिए घुसे हैं? महाराष्ट्र इसका एक उदाहरण है। वो लगातार निकाय चुनाव, लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ते थे और फिर विधानसभा में भी अपने विधायक जिता कर ले आए। क्या आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी, अभी संख्या कोई बिल्कुल वैसी नहीं हो सकती कि जैसी अखिलेश यादव के साथ थी, लेकिन मुसलमानों के बीच अपनी पैठ बना रहे हैं? क्या ये निकाय चुनाव इस बात का संदेश देता है? और अगर इसका जवाब चाहे हाँ है चाहे ना है, लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी मौजूद हैं और लोकसभा में भी मौजूद रहेंगे, तो वो किसका नुकसान करेंगे? तो अलग अलग बिल्कुल साफ है। जिस दिन काउंटिंग हो रही थी मार्च में, नीरज जी भी थे, अनुपम अपने हेमंत जी भी थे, हम भी थे, आप भी थे। मैंने एक बात ये कही थी कि आज अखिलेश ने अपना उरूज देख लिया है। 111 MLA जीते थे समाजवादी पार्टी के। आई वॉज द लोन, मैं पहला आदमी था कि काउंटिंग चल रही है, अखिलेश 111 जीत चुके हैं, गठबंधन के 132 मिल चुके हैं। मैंने कहा था आज से अखिलेश यादव का आप जवाल देखेंगे, चूंकि और वो चीज होना शुरू हो गई। पूरा आपने सारे उपचुनाव देखे, और उसके बाद अभी निकाय चुनाव हो गए। देखिए एक लफ्ज अभी आसमोन भाई ने कहा था कि जो मजलिस है, मजलिस जो है उसने एक लफ्ज दिया है क़यादत, और उस क़यादत के लिए मुसलमान नौजवानों में हो गई बेचैनी कि जब हमारी क़यादत ही खत्म हो जाएगी तो हमको वोट देने भाजपा रहे या जाए, हमारे से तो फर्क क्या पड़ता है। मैं कई बार आपके शो में कह चुका हूँ कि अब मुसलमान ये कहने लगा कि बीजेपी रहे या जाए, हमारे से तो फर्क क्या पड़ता है। क्योंकि अखिलेश यादव का जो रवैया है, जो रोल है, जो एटीट्यूड है, जो तरीका है, तमाम मुद्दों पे उसपे जो वो सोचता था वो बोलते हुए नहीं दिखाई दिए, जो वो चाहता था वो करते हुए नहीं दिखाई दिए। सोने पे सुहागा हेमंत जी ये हो गया कि
मठ क्या जो निर्वाचन क्षेत्र है गोरखपुर का, उस मठ से जो सभासद निर्वाचित हुए वो मुस्लिम महिला है, पार्षद जो बनी है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी से बनी है, योगी आदित्यनाथ के वोट से बनी है। अब एक चर्चा, ये जो एक छोटा सा मामला, बहुत छोटी सी चीज है पार्षद, लेकिन वो पार्षद कहाँ का? मठ का। गोरखपुर के मठ के पार्षद की सीट जीती किसने? भारतीय जनता पार्टी की मुसलमान महिला ने। मुस्लिम कहने लगा कि क्या सैफई का प्रधान कभी अखिलेश यादव कोई हिम्मत कर सकते हैं मुसलमान बनाने की? वो कहने लगा कि इटावा में एक चेयरमैन मुसलमान होता था, उसका भी टिकट काट के वहां पर एक वैश्य समाज को दे दिया, गुप्ता वहां का चेयरमैन बना दिया, उनको इटावा में मुसलमान बर्दाश्त नहीं है। मुसलमान कहने लगा कि हमको तो वो टिकट ही, अजीज हसन खां को नीरज जी अहमद जी जानते हैं, अजीज हसन खां फाउंडर थे समाजवादी पार्टी के, मुलायम सिंह यादव के साथ जो 5, 7, 10 लोग थे, उसमें अजीज हसन खां भी थे मलियाबाद के। उनकी पत्नी का टिकट समाजवादी पार्टी ने काट दिया और वो बसपा से लड़ी और क्या कहते हैं चेयरमैन हो गई मलियाबाद की। तो अब ये सारी चीजें अब उसको कोलैबोरेट किया जाता है क्या कहते हैं वहां से, गोरखनाथ मंदिर से, कि गोरखनाथ मंदिर की जो उनका अपना बूथ है योगी आदित्यनाथ का, वहां की पार्षद मुस्लिम महिला, योगी आदित्यनाथ ने मुसलमान को वोट देके अपने गोरखपुर में जिता दिया। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अखिलेश यादव, मायावती या योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी, अब मजलिस की एंट्री उत्तर प्रदेश में हो गई। जैसे संभल है, संभल में वो चेयरमैन जीत गए तो भी वो एमएलए भी जीत लेंगे, वहां उनको किसी दूसरे वोट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहिए। विधानसभा में जब देखिए 5 कैंडिडेट लड़ रहे थे, 1 से 5 तक मुसलमान है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, उसमें एक क्या कहते हैं बीजेपी भी है, तो 5 मुसलमान एक पहले से शुरू होते हैं, 5वें तक जाते हैं। रामपुर में नगर पालिका टाउन, जो रामपुर की नगर पालिका है, वहां पर आम आदमी पार्टी जीत जाती है झाड़ू निशान से। तो रामपुर गया, संभल गया, बिजनौर गया, और उसके बाद आपके मलिहाबाद गया, काकोरी गया। तो ये वो जगह हैं जहां मुसलमानों की एक अच्छी आबादी और मुस्लिम लीडरशिप है। कानपुर गया, कानपुर के साथ की जो आपकी नगर पंचायतें वो गई। तो ये इंडिकेशन जो है बहुत ही आप समझिए कि साफ है कि कयादत के लिए हम एमआईएम में चले जाएंगे, क्योंकि हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। हम तो वोट आपको देते रहे, 14 दिया, हमने 2009 में दिया, 17 में दिया, 22 में दिया, 14 में दिया, 19 में दिया कि भारतीय जनता पार्टी को रोको। आप नहीं रोक पाए, अब भारतीय जनता पार्टी आने तो हम अपनी कयादत डेवलप करेंगे। और क़यादत मतलब नेतृत्व, मुसलमानों में क़यादत मतलब नेतृत्व, लीडरशिप, नेतृत्व डेवलप करेंगे। और क्या बड़ी दिलचस्प बातें करते हैं लोग। हेमंत जी कहते हैं लोग के मायावती के पैरों पे बड़े बड़े लोग लेटे रहते हैं, क्यों? उनके पास 14%, 13%, 17% वोट होता है, उनकी कयादत पड़ी है। तो वैसी के पास भी जाके लोग हैदराबाद में कल को लेटे होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, हर बिरादरी के होंगे, जब उनके पास 20% की कयादत होगी। अब जब कयादत के साथ ये 20% जोड़ दिए गए नीरज जी, तो उत्तर प्रदेश में किसी तीसरी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं बचती है, क्योंकि और फिर एक दिन इसमें बसपा जोड़ दूं मैं, फिर घुमा के बसपा आती है। ओवैसी एक ऐसा नाम है जिससे कोई अलायंस नहीं करेगा, लेकिन मायावती एक ऐसा नाम है, आपके शो में मैंने ये कहा था कि दाऊद से भी कर सकती, इसी शो में मैंने कहा था, और बिहार में वो ओवैसी के साथ अलायंस कर चुकी है। तो अगर ये अलायंस मिल गया तो फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी। तो ये आप समझिए कि मायावती को उत्तर प्रदेश की राजनीति से, चर्चा से बाहर कर देना और उनकी अहमियत को खत्म कर देना इसलिए संभव नहीं है कि ओवैसी के नाम पे अखिलेश, राहुल कोई भी तैयार नहीं होगा। मायावती कहते हैं ठीक है, कोठी के दरवाजे खुले हों, दोनों लोग बैठेंगे और निकल के कहते हैं जय भीम के नारे लगा देंगे, तो वहां पे भी मायावती फिर उसी तरह से आ जाती है मायावती। तो ये उत्तर प्रदेश में, ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो हेमंत जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से पांव जमा चुकी, और उस मजबूती के पांव जमाने में अखिलेश यादव का वो लीडरशिप जो मुलायम सिंह की थी, जो दो चीजें आज मोहन भाई भी बताएंगे, पश्चिम में चल रही बहुत खूबसूरती से, कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह नहीं, एक चीज तो ये चल गई बिल्कुल एकदम साफ साफ, अखिलेश मुलायम सिंह नहीं, तब ये कहने लगे। और दूसरी चीज ये चल रही पश्चिम में कि अखिलेश यादव का यहाँ पे वोट नहीं है, जो बात मैं कहता हूँ शाहजहांपुर के बाद यादव नहीं है, तो अखिलेश यादव जब यादव है ही नहीं तो अखिलेश का काम क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्या लेने आए हो, क्या देके जाओगे?
ये सब, तो ये दो चीज अखिलेश के लिए बड़ी मुसीबत, और वही ऐसा हिस्सा है जो किसी भी थर्ड फ्रंट को एक ताकत दे सकता है। और वो ताकत अब मैं अखिलेश यादव के साथ जाती नहीं देख रहा हूँ, कयादत के साथ जाता देख रहा हूँ, उसमें ओवैसी है। और उस कयादत के अलावा कर्नाटका के बाद आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी जैसी लीडर ने कह दिया कि कांग्रेस जहां जहां मजबूत है उसके साथ रहेंगे। ये उनका डर है, क्योंकि अभी एक उपचुनाव जो हुआ था 2 महीने पहले बंगाल का, तो वो उपचुनाव कांग्रेस जीत गई, मुस्लिम बहुल सीट थी। बिल्कुल। तो वो उनका भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान लौट जाए। तो ये मुस्लिम वोट जो है इस वक्त तीसरे, भारतीय जनता पार्टी को कोई डर नहीं है, ये तीसरे मोर्चे की जितनी पार्टियां हैं ये बगैर मुसलमानों के, इनका कोई अस्तित्व तो नहीं है, और मुसलमान चुन रहा है अपनी कयादत। ऐसे में उत्तर प्रदेश में आप ये मान लीजिए कि 2024 में जो मैंने मार्च में आपसे बात कही थी कि अखिलेश 24 के खिलाड़ी नहीं है, मैं अखिलेश को 24 के खिलाड़ी नहीं मानता हूं, लेकिन मायावती अभी भी 24 के खिलाड़ी हैं, क्योंकि वो कभी भी ओवैसी से भी गठबंधन कर सकती हैं, कांग्रेस से भी कर सकती हैं, जनता और सब उनसे कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक 13% का ब्लॉक अभी बचा हुआ है। नीरज जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण बात कही आपने कासिम साहब। तो वही बात जो कासिम साहब ने कही वहीं से मैं अपना लीड लेता हूँ। आस मोहम्मद साहब, क्या वाकई अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करें तो क्या वाकई अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है क्या? बल्कि वहां तो बी टीम, अखिलेश यादव को बी टीम भी बता रहे थे, बहुत सारी चर्चाओं में हमने देखा सोशल मीडिया पर लोग। तो क्या पश्चिमी यूपी के नजरिए से अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है? और अगर है तो फिर क्या जयंत चौधरी और चंद्रशेखर जैसे नेताओं के जो उनका जो रवैया है वो भी ढुलमुल हो सकता है कि भाई हमने कौन सा कसम खाई हुई है साथ बने रहने की? नीरज जी देखिए, एक बात तो यह है कि मुस्लिम मन को समझना पड़ेगा, और मुस्लिम मन में जो यूथ का मन है, उनका कहना यह है, जो स्पष्ट तौर पर कासिम साहब ने इंडिकेट कर दिया है कि भाजपा आ जाए तो आ जाए और चली जाए तो चली जाए, हम पे क्या फर्क पड़ता है, हम तो भाजपा से जो है वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस जो है होने वाले नहीं है। मान लीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी जीत भी जाती है तो हारेंगे तो अखिलेश यादव हारेंगे, या मायावती हारेगी, या राहुल गांधी हारेंगे, तो हम पे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और जीतेंगे तो ये जीतेंगे। अभी क्या है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम के जड़ में जाने की हम कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो कंट्रोलर मुसलमान है, जो ड्राइवर मुसलमान है, वो समाजवादी पार्टी के पास है, जो कि समाजवादी पार्टी की सत्ता 2017 तक थी, और अभी उसे ज्यादा समय नहीं हुआ आगे हुए। तो अभी विधायक भी चूंकि जीत के आ गए हैं, 35 मुसलमान हैं, तो और फिर पूर्व विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, स्थानीय स्तर पर कुछ नेता भी हैं, और सफेद कुर्ते वाले जितने हैं वो समाजवादी पार्टी के पास हैं। तो इसलिए अभी कंट्रोलर उनके पास है, इसलिए एक हिस्सा मुसलमानों का जो आधे से ज्यादा है, वो 60-70% जो 2022 में दिखाई दिया वो है। लेकिन जैसे जैसे वो कंट्रोल खत्म हो रहा है और नई लीडरशिप क्रिएट हो रही है, जिनमें मुसलमानों के नौजवानों का मानना यह है कि अगर एक क्रिकेट टीम में किसी एक खिलाड़ी ने लंबे समय तक स्कोर नहीं किया है तो उसको बदला जाना चाहिए। तो जो बदलाव की मुहिम चल रही है मुसलमानों के अंदर की, उसमें भी ये चर्चा है। तो इसलिए अखिलेश यादव के लिए निस्संदेह अधिक संकट का प्रश्न है। अब दूसरी बात यह है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में आपने पूछ लिया। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बात बोल के साफ सुथरी है कि अगर एक बार योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम 70 सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में जीत जाएंगे लोकसभा की, तो उस समय भी आपने जब बुला लिया डिबेट में, तो मैंने कहा साहब मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि इन्होंने 10 की छोड़ दी। मैं तो इंतजार कर रहा था, इन्हें ये कहना चाहिए था कि हम 80 की 80 जीत लें। तो अब वो स्थिति वो कह सकते हैं। अब उसका कारण क्या है कि जैसा इंडिकेशन जो है हेमंत सर ने दिया है कि अकेले लड़ेंगे तो अकेले खड़े रह जाएंगे, पहली स्थिति तो ये है। दूसरी बात यह है कि जब मुसलमानों को ये लग गया है कि 20% हमारी ही वोट बस है और किसी और की वोट नहीं बची है, तो हम क्यों बेवजह जो है सीधा विरोध में आए। या तो हम जो है वोटिंग जो है अपनी क़यादत को खड़ी करने में करते हैं, और अगर हम अपनी क़यादत को खड़ी नहीं कर पाते हैं तो हम भाजपा का विरोध नहीं करेंगे। तो वो एक प्रकार का मतलब इनके सेकुलर दलों के साथ नहीं जाएंगे, एक चीज। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों में जो स्वीकारोक्ति है, जो पसंद की बात करते हैं वोटिंग में, उनको वोट मिले या ना मिले, वो कांग्रेस के प्रति ज्यादा है। इस समय कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में अधिक नरम रवैया है, तुलना में करें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की। एक बात। दूसरी बात, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, यहाँ पर जो है अनफॉर्चुनेट अखिलेश यादव जो है इससे खराब स्थिति में कभी नहीं रह सकते हैं कि यहाँ पर हिंदू वोट बैंक जो है, बहुत क्लियर बता रहा हूं मैं, बहुसंख्यक समुदाय का जो वोट बैंक है वो उनके सिंबल पर, खासकर मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, बिजनौर में और दंगा प्रभावित क्षेत्र जितना रहा था, ये 8-10 जिले जितने थे, तो साइकिल के सिंबल पर वोट करना पसंद नहीं करता है। इस बात को अखिलेश यादव ने समझा, इसलिए लोकदल
अपने नेता लोकदल के चुनाव चिन्ह पर लड़ाए थे और इसलिए जीते थे। उनके कई गुलाम मोहम्मद जो है वो सिवाल खास से जीत गए, आश्चर्य था। चंदन चौहान मीरापुर से जीत गए, आश्चर्य था। तो अपने नेता लड़ाए थे, अनिल कुमार पुरकाजी से लड़े तो वो जीत गए। तो इसलिए क्योंकि वो सिंबल जब देखते हैं वो उसका, तो उनको कहीं ना कहीं जो है वो सेकुलर वोट, ऐसा जो भाजपा विरोधी वोट है उसको काफी प्रेशर पड़ता है। वो बटन दबाते हुए या बैलेट बॉक्स पर जो है वो मोहर लगाते हुए उसको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अखिलेश यादव ने यहाँ जो अपना छोड़ दिया है वो जयंत चौधरी और चंद्रशेखर के लिए छोड़ दिया है। इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसी जगह है पूरे उत्तर प्रदेश में जहां 3 सीटें कम से कम ऐसी लगती है, क्योंकि वहां 3 सीटें कम से कम भारतीय जनता पार्टी हार सकती है। नहीं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैनपुरी और कन्नौज और आजमगढ़ भी ऐसा नहीं लगता है कि वो समाजवादी पार्टी कहीं जीतेगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2-3 सीटें ऐसी हैं, 3 सीटें जहां लगता है, एक नगीना थोड़ा मान लीजिए, एक बागपत और एक मुजफ्फरनगर थोड़ा बहुत चले, तो बिजनौर अगर स्थिति जो है कॉम्बिनेशन ठीक रहा और तो वहां पर जो है टक्कर दे सकती है। कारण यह है कि भाजपा की टक्कर का कार्यकर्ता अगर किसी के पास है तो राष्ट्रीय लोकदल के पास है। ये अड़ जाते हैं। इन्होंने बागपत जिला पंचायत के चुनाव में करके दिखाया, 50,000 सड़कों पर उतर गए थे जब गड़बड़ी की आशंका हुई थी। अभी भी आप देखिए, इंटरेस्टिंग बात है, सहारनपुर में एक सीट पर जो है एसडीएम को हटा दिया गया, लेकिन वहां कार्यकर्ता अड़ गए, वो जीते 22 वोट से। अभी बागपत में यही हुआ, आप देखिए कि मुजफ्फरनगर में यही हुआ, शामली में यही हुआ। यहाँ गड़बड़ करने का कोई जो है कोई हौसला नहीं कर पाया, मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हौसला नहीं कर पाए कि वो गड़बड़ करें या गिनती को किसी तरह से प्रभावित करने की कोशिश करें। तो ये वो स्थिति है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ कार्यकर्ता जो है वो बेजोड़ है राष्ट्रीय लोकदल के पास में, और चंद्रशेखर का भी यहाँ एक अच्छा ओरा बन रहा है। अखिलेश इस बात को समझते हैं। तो ये तो बिल्कुल मान के चलिए कि अखिलेश यादव जो है वो डाउन जा रहे हैं, लगातार डाउन जा रहे हैं। जवाल जिसको डाउन जाना ही कहते हैं उनका जारी है और लगातार जारी है। उनके नेताओं में बहुत कंट्राडिक्शन है। मेरठ में इतना बवाल मचा है कि वो उनके लोग जो है वो आपस में बगावत कर गए। शाहिद मंजूर जैसे नेता जो है वो टिकटों पर लेकर वो उतर गए। टिकटिंग इन्होंने बहुत खराब की थी, विधायकों को इन्होंने पावर दे दी थी, आप कर लो छोटा चुनाव किसी भी कहना, फिर वहां सहारनपुर जाके ये कहना कि एक इंडिकेट करके इमरान मसूद को कि ये तो जो मेरे पास नहीं, चंद्रशेखर से भी छोटे नेता हैं। तो जिस तरह की भाषा वो बोलते हैं उस तरह की भाषा जो है काफी नकारात्मक है, और नकारात्मक वो मुसलमानों को भी लगने लगी है। नीरज जी नहीं तो क्या उनका जो गठबंधन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आप जो कह रहे हैं कि आरएलडी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत होता है इसलिए कोई खतरा नहीं है, मतलब वो गठबंधन बना आप उस गठबंधन पे कोई खतरा नहीं लेते हैं? नहीं, अभी उसकी स्थिति यह है कि अगर समाजवादी पार्टी चुनाव में भी आती है, जिसकी चर्चा बहुत पहले भी हो चुकी है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर 19 लोकसभा सीट हम मानते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में होती हैं, लेकिन जिनमें से जो है वो लगभग 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर गठबंधन जो है बहुत मजबूत स्थिति में है। जो 70 का गणित बता रहे थे योगी जी, संभवतः यहीं पर रीड करके उन्होंने बताया होगा। तो वे 6 सीटें ऐसी हैं जहां गठबंधन जो है बहुत मजबूत स्थिति में है। तो वो इसलिए है ऐसा क्योंकि वहां अगर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी भी दे देती है, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ आपको, और समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी भी दे देती है, बसपा, कांग्रेस, लोकदल और आजाद समाज पार्टी ये चारों साथ आ जाते हैं, तो फिर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। 10,000 का वो आंकड़ा नहीं पा पाएंगे। नसरुद्दीन सिद्दीकी बिजनौर लड़े थे, 20,000 वोट मिली थी। मोहम्मद लतीफ राज्यसभा सांसद चुने गए थे, लेकिन 2600 वोट पा के गए थे। तो जो जनता को वोट देने का उनका उद्देश्य होता है ना, किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नकार देंगे। और अगर समाजवादी पार्टी ऐसी गलती करते हैं अखिलेश यादव कि वो अकेले लड़े उत्तर प्रदेश, तो मैंने पहले कहा था निकाय चुनाव के संबंध में कि सर पकड़ के बैठ जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि इस बार तो उठ नहीं पाएंगे, इतनी करारी पराजय होगी, बहुत खराब स्थिति है। नहीं तो ये तो जयंत चौधरी के लिए अच्छी खबर है ना, जयंत चौधरी की सौदेबाजी की ताकत बढ़ेगी। हाँ, निश्चित तौर पर। नहीं उनके एक सेकंड नीरज जी, एक सेकंड बता दो। देखिए मैं जो देखता हूँ आसमोद भाई और हेमंत जी से उससे मैं तबसरा जरूर चाहूंगा, क्योंकि मैंने तो सवाल नहीं कर दिया। मैं देखता हूँ कि जयंत चौधरी का जो रवैया है अखिलेश यादव के साथ, अभी भी वो गठबंधन के साथी जैसा नहीं, पोस्टर तक है। जमीन पे उनको जहां मिलता है उन्होंने लिया है। देने के मामले में बात यह है कि आज तक मदन भैया के साथ और जयंत के साथ अखिलेश के साथ एक फोटो नहीं है, साथ एक फोटो ऐसे करके नहीं खींची है। तो ये मुझे लगता है कि जयंत चौधरी कहीं और अपना जो है कांग्रेस में उनका मामला बन रहा है, वो बन रहा होगा, बना रहे होंगे। वो समाजवादी पार्टी के साथ अब मुस्लिम वोटों का रुझान देखने के बाद रुकेंगे, मुझे इस पर संदेह है। मैं कह रहा था नीरज जी बस एक आधी मिनट में, चूंकि ये फैक्ट है, फैक्ट बताना जरूरी है। बिजनौर में लोकदल के 3 चेयरमैन बने हैं, इससे पहले कभी नहीं बने। आप देखिए समाजवादी पार्टी के 3 है, भाजपा के 3 है, तो लोकदल के 3 है, जबकि बिजनौर में लोकदल का बेस बहुत कम है। मुजफ्फरनगर में लोकदल के 3 बने हैं, समाजवादी पार्टी का एक बना है, मतलब वो एक भी नहीं बना है, एक भी नहीं बना है, टिकट भी नहीं ले रहे थे। बागपत में 3 बने हैं, यानी लोकदल आजाद समाज पार्टी का भी एक जीता है सहारनपुर में। तो आप देखें कि समाजवादी पार्टी के नगर निकाय चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोकदल के
आसपा के यानी आजाद समाज पार्टी का और निर्दलीय कैंडिडेट जो है वो समाजवादी पार्टी के से कहीं अधिक है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है। हेमंत जी, जिस तरीके से इस चुनाव को बीजेपी ने बिल्कुल उसी अंदाज में प्रचार किया जैसे विधानसभा या फिर लोकसभा का प्रचार होता है, खुद योगी आदित्यनाथ जो है वो धमाधम एक के बाद एक रैलियां कर रहे थे, डेप्यूटी सीएम भी लगे हुए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक रैलियां कर रहे थे और जिस तरह का चुनाव परिणाम लेकर आए हैं, तो क्या अभी इस स्टेज पर आपको लगता है कि बीजेपी अपने मिशन 80 के दावे की तरफ उसके रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है या है? देखिए, यहाँ दो पक्ष हैं जी। सन 2014 के बाद जो जिस भारतीय जनता पार्टी को हमने देखा है, जिसको मैं नए मिजाज की भाजपा कहता हूँ, नया मिजाज, नया अंदाज, नया तौर तरीका। भारतीय जनता पार्टी के बारे में सामान्य तौर पर कहा जाता है कि बहुत साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट होता है, बहुत ही प्लान्ड तरीके से करते हैं। कहा नहीं जाता, ये 100% सच है। आप खाली, हम सब लोग इतने जागरूक हैं, इतनी खबरों में रहते हैं, खाली सामान्य दृष्टि से एक बार विचार कर लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर जब जमीन की तैयारी करता है और जमीन पे मेहनत करता रहे लगातार, तब इन पार्टियों को कुछ खबर भी नहीं होती कि इनको क्या करना है। अखिलेश यादव और भाजपा की आप तुलना नहीं कर सकते हैं दूर दूर तक। भारतीय जनता पार्टी जमीन बना रही है, अपनी सीमाएं बढ़ा रही है, अपने समर्थक बढ़ा रहे हैं, बिरादरियां जोड़ रही है, दूसरों के मुकम्मल वोट बैंक जो कहे जाते थे उनको तोड़ रही है और वो परिणाम दे रही है। जब भारतीय जनता पार्टी को, मैं ये नहीं कहता हूं कि खाली पसमादा मुसलमानों या किसके, जब उसको 8-9% मुसलमानों का वोट मिल सकता है साहब, तो इससे बड़ी बात क्या है? 6-7% मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब आप समझिए कि उनकी तैयारी, उनकी रणनीति एकदम अलग है। उनके मुकाबले आप लोग, बाकी सब लोग 10% नहीं है, तो परिणाम पर तो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव तो पड़ेगा ही, नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि बताया, दूसरा पक्ष है कि क्या समीकरण बनते हैं। समीकरणों पर भी बहुत सी चीजें निर्भर होती हैं कि पोल इक्वेशंस क्या होते हैं, चुनाव के पहले क्या परिस्थितियां बनती, कौन किसके साथ आता है, कौन बिरादरी किसके साथ जुड़ती है। अभी आपने जयंत चौधरी की बात कही। जयंत चौधरी को अपनी पार्टी स्टेब्लिश करनी है। जयंत चौधरी किसी सरकार में नहीं है। जयंत चौधरी को पार्टी चलाने के लिए आर्थिक आवश्यकताओं की भी जरूरत है। आर्थिक आवश्यकताएं उनके सामने हैं और भी तमाम चीजें हैं। उनको अपना संगठन जिंदा रखना, मजबूत करना है, तो भविष्य देखेंगे। और क्या जयंत चौधरी इतने अक्लमंद नहीं है? जरूर है कि भविष्य में कौन क्या है। जयंत चौधरी के मरहूम पिताजी भी तो यही करते रहे हैं कि पार्टी चलाने के लिए, पार्टी बचाने के लिए, पार्टी मजबूत करने के लिए, उसकी सीमाएं व्यापक करने के लिए, वर्कर्स को ताजगी देने के लिए उन्होंने वक्त वक्त पर पार्टियां बदली और अलहदा सरकारों में शामिल हुए। छोटी पार्टियों के लिए कोई बुरी बात नहीं है। हो सकता है उनको लोग कहें दल बदलू है, मौसमी है, कहते रहो, लेकिन उन्होंने अपना अस्तित्व तो बनाया था। रामविलास पासवान क्या करते थे? रामविलास पासवान ने भी बहुत वर्षों तक अपने जीते जी अपना अस्तित्व इसी तरीके से, इसी फार्मूले से बनाए रखा। तो क्या जयंत चौधरी ये नहीं सोचेंगे? मुझे लग रहा है जरूर सोच रहे होंगे। और खास तौर से 2022 के जो परिणाम आए और आगे जो भविष्य नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश का, उसमें तो जरूर सोचेंगे। और मैं, सुनिएगा, हो सकता है अटपटा लगे, संभव है अटपटा लगे, लेकिन और अतीत में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं साहब। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता के समय में राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े सेनापति, महारथी, बहुत बड़ी बड़ी रणनीतिकार, बड़े बड़े लोग हैं। तो इधर भी उनकी निगाह चल रही है, ऐसा थोड़ी है। और जो परिस्थितियां, उन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि जयंत चौधरी को भी थोड़ा मजबूत भविष्य की जरूरत पड़ेगी। आस मोहम्मद बैठे हैं, कासिम साहब जानते हैं, मैंने भी वेस्टर्न यूपी
अच्छा खासा ठीक देखा है। कोई ऐसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जहां मैं 1 2 4 बार न गया हूं, बातचीत होती रहती है। ये कॉम्बिनेशन भी देखिए, जब आप खुद मजबूत होते हैं तो दूसरा अपनी मजबूती के लिए आपका साथ चाहता है, आपको और मजबूत करेगा, खुद भी मजबूत होगा। बहुत सामान्य सी बात है, ये आम चलन की बात है। अगर हम शरीर से दुबले पतले हैं, हमारे पास चीजें कम हैं, सहूलतें कम हैं, तो हम किसी बड़े से दोस्ती करेंगे, हम उसकी मदद करेंगे, वो भी मजबूत होगा, उसकी सेना बढ़ेगी और उसकी वजह से, उसकी मजबूती से हम अपना फायदा उठाएंगे। तो जयंत चौधरी के सामने ये सवाल है। और बाकी देखिए, राजनीति है, राजनीति में अभी आपके चैनल पर आपके साथ बैठे लोग दुहाई दे रहे हों कि फलानी पार्टी जिंदाबाद, और कल जब आप फिर डिबेट करने बैठे तो दूसरी पार्टी जिंदाबाद करके वो बयान दे रहे हों। तो राजनीति में कुछ भी संभव, और 24 के पहले बड़ी तब्दीलियां होंगी। कासिम साहब ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उठाई, लेकिन वो कितना फलदायक होगी मुझे समझ में नहीं आता। मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा अलायंस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कोई मेजर अलायंस बन सकता है। आज की परिस्थितियों में दिक्कत है। जो भी बनेंगे, जैसे मान लीजिए कांग्रेस का थोड़ा सा ग्राफ बढ़ रहा है, कांग्रेस एक बार हिम्मत करे, हालांकि कांग्रेस का प्रयोग फैल रहा है समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन आज कोई चर्चा हुई है, कांग्रेस से अलायंस से कुछ सवाल जवाब हुए हैं। तो अगर ये परिस्थिति बनती है, ये परिस्थिति अगर बनती है कि कांग्रेस से सपा का अलायंस हो जाए, कांग्रेस का सपा से अलायंस हो जाए और बसपा का AIMIM से अलायंस हो जाए, तो ये दोनों अलायंस भी होंगे ना, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को मुझे नहीं लगता है कि आज की परिस्थिति में कोई बड़ा नुकसान होने वाला है। किसी तरीके से फायदा ही हो जाएगा मुझे लगता है। तो भाजपा के पक्ष में चीजें हैं, उसी दृष्टि से प्लान कर रही है। कासिम साहब, फाइनल कमेंट आपसे कि आप मायावती के लिए आगे का रास्ता क्या देखते हैं? अकेले, गठबंधन, क्या देखते हैं आगे का रास्ता? अकेले की तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, गठबंधन से जाएंगे। क्योंकि किताबों का अगर सहारा बनाना है तो बिना गठबंधन की किताबें जो है उनका काम नहीं बनना है, बिना किताबों का उनका काम नहीं चलना है। तो गठबंधन के बिना किताबों की बात नहीं बनती। तो ऐसे में आप ये मान लीजिए गठबंधन होगा, वो गठबंधन जो है वो ऐसी से भी हो सकता है, कांग्रेस से भी हो सकता है, जैन से भी हो सकता है। भाई एक चीज मेरे समझ में पता नहीं, पहले दिन से मेरे दिमाग में नहीं आ रही, मेरा पॉलिटिकल जो मेरा अपना असिस्टेंट है, मैं ये मान के चल रहा हूँ उत्तर प्रदेश के देवगढ़ अखिलेश यादव से कोई गठबंधन नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश के देवगौड़ा। अच्छा, अखिलेश से कोई गठबंधन नहीं होगा। चलिए, यही सवाल हमने YouTube पर अपने दर्शकों से पूछा था कि 2024 में क्या मायावती गठबंधन करेंगी, तो करीब 1400 वोट डले हैं उस पोल में। करीब 1400 हमारे दर्शकों ने अपना वोट डाला है और उसमें से 72% लोगों का कहना है कि हाँ, मायावती 2024 से पहले किसी न किसी पार्टी से गठबंधन जरूर करेंगी। तो जैसा पिछले 1 घंटे की चर्चा में अगर मैं इसका निचोड़ आपके साथ दोस्तों, अगर आप देर से जुड़े हैं तो मैं साझा करूं कि लोकसभा चुनाव में, निकाय चुनावों में बीजेपी ने बम्पर प्रदर्शन जो भी किया हो, लेकिन मायावती और अखिलेश दोनों के लिए इस चुनाव में कई बड़े संदेश हैं। अखिलेश यादव लगभग 2017 का प्रदर्शन दोहराकर आसानी से नहीं बैठ सकते हैं। मुस्लिम वोटर की शक्ल में उन्हें एक बड़ा झटका लगा है जो उनकी आने वाले तमाम रणनीतियों को बेपटरी कर सकता है। और मायावती को भी ये सोचना होगा कि अब 2024 के लिए उन्हें क्या नई रणनीति बनानी है या फिर क्या नए गठबंधनों की ओर जाना है। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हेमंत तिवारी जी, सैयद कासिम साहब, आस मोहम्मद साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार। नमस्कार।